नमस्कार, वयोमानस संजीवनी वेबिनार सीरीज में आप सबके शुभ स्वागत है। आज हमारा वेबिनार का टॉपिक है ये तो डिमेंशिया नहीं है, कैसे ये सुनिश्चित करें। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर जयश्री दासगुप्ता। She is the co-founder and the project director of Samvedana Senior Care. I welcome you, ma'am, for this session. I welcome all the Zoom and YouTube attendees. चर्चा के अंत पे आप सबको अनम्यूट करने के लिए एक मौका देगा, so you can unmute yourself and ask your questions and share your experience. Now I welcome ma'am to present her topic. On to you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for that very warm introduction. और सबको नमस्कार. मैं इस अवसर के लिए आज आप सभी के साथ चर्चा करने में सक्षम होने के लिए बहुत ही आभारी हूँ. और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और इसके लिए मैं वायुमनसा संजीवनी को धन्यवाद कहना चाहूँगी. एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी. तो आज हम इस विषय पे बातचीत करेंगे कि ये कैसे हम सुनिश्चित करें कि जो कठिनाइयाँ बढ़ती हुई उम्र के साथ होती है, क्या ये उम्र बढ़ने के साधारण प्रक्रिया है या फिर ये डिमेंशिया के लक्षण है. उम्र के साथ साथ भूलने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और ये शायद सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना चश्मा कहीं पे उतार के रख दिए हैं और फिर उसी को ढूंढने में परेशान होते हैं क्योंकि आपको चश्मे के बिना नहीं ठीक से दिखाई दे रहा, या फिर घर की चाबी आपको नहीं मिल रही है, या फिर सुबह आप गैस पे दूध उबालने के लिए रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं. परिवार वाले पीछे से चिल्लाने लगते हैं कि कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, और तब जाके आपको एकदम से याद आता है कि हाँ, मैंने गैस पे कुछ चढ़ाया था. तो बुढ़ापे में इस तरह की घटनाएं काफी सामान्य होता है और कई लोग इस तरह के घटनाओं से काफी परेशान भी हो जाते हैं. लेकिन क्या ये वास्तव में परेशानी की बात है? क्या भूलने की प्रवृत्ति डिमेंशिया के एक लक्षण है, या फिर क्या ये बुढ़ापे के कारण होने वाले साधारण समस्या है जो सभी के साथ होता है, क्योंकि इस तरह के घटनाएं सभी के साथ एक ना एक बार तो कभी हुआ ही होगा. तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि डिमेंशिया क्या है. डिमेंशिया या मनोभ्रंश, इसे स्मृति भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है, यह किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह लक्षणों का समूह का नाम है और इसको एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये दिमाग में किसी रोग के प्रक्रिया के कारण व्यक्ति के याददाश्त, उनके व्यवहार, व्यक्तित्व में बदलाव होना शुरू होता है. तो किस तरह के बदलाव दिखाई देता है? तो सबसे पहले याददाश्त में कमजोरी, यह बहुत ही ज्यादा सामान्य बदलाव है डिमेंशिया में. भाषा बोलने में, समझने में और समझाने में परेशानी, ये भी बहुत बार होता है. और सोच शक्ति में धीरे धीरे करके बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति डिमेंशिया से पीड़ित है उनको अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी सी भी निर्णय लेने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आना शुरू होता है. तो वो डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते हैं. इसके अलावा कई बार व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है. कई बार हमको परिवार वाले बोलते हैं कि जो जो व्यक्ति जिंदगी भर बहुत शांत रहते थे, एकदम से उनके
व्यक्तित्व में जैसे एक बदलाव आ गया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पे और गालियाँ बकने लगते हैं जो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। और इन सब बातों को इन सब चीज़ों को देख के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये सब अ, एक दिमागी रोग के कारण अ, होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अम, धीरे-धीरे करके जो व्यक्ति डिमेंशिया से पीड़ित होते हैं उनको वो धीरे-धीरे ये दिमाग पर इस रोग की वज़ह से असर पड़ता रहता है और वो धीरे-धीरे करके पूरी तरह दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर ही हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है तो हर ज़िंदगी के हर विषय पे इसका असर पड़ता है। तो अम, कई बार लोग सोचते हैं कि डिमेंशिया अम, अ, होने अ, डिमेंशिया में अम, सिर्फ याददाश्त की कमी होती है। लेकिन ये सिर्फ एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है जो अल्जाइमर्स डिजीज है और जैसे मैंने बताया था कि डिमेंशिया एक बीमारी नहीं बल्कि एक अ, कई बीमारियों के समूह को बोला जाता है तो यह इसमें काफी अलग-अलग तरह के डिमेंशिया होते हैं जैसे जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज सबसे कॉमन है। इस ये अल्जाइमर्स रोग करीब 70 से 80 प्रतिशत लोगों में डिमेंशिया का कारण है। और इस टाइप ऑफ डिमेंशिया में अम, याददाश्त की कमी सबसे कॉमन ये लक्षण है। इसके अलावा वैस्कुलर डिमेंशिया, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पार्किंसंस डिमेंशिया कई तरह के डिमेंशिया होते हैं और इनमें अंतर क्या है? ये जो जो रोग जिस रोग की वजह से दिमाग पर असर पड़ रहा है, उसमें अंतर है और जहाँ दिमाग में कहाँ पे असर पड़ रहा है, उसकी वजह से अलग-अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये अलग-अलग इसका अ, अलग-अलग डिमेंशिया के कारण और अलग-अलग डिमेंशिया के टाइप्स हैं। तो ये हमारे लिए सबके लिए सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अम, डिमेंशिया के लक्षण क्या है और बुढ़ापे की साधारण समस्या क्या है? और इन दोनों में हम कैसे इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हम कैसे समझें और कैसे हम डिमेंशिया की जल्दी से पहचान कर पाएँ? तो सबसे पहले अम, जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले सभी को कभी ना कभी अपनी याददाश्त में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। कभी-कभी जैसे लोगों के नाम याद करने में कठिनाई आती है। अम, लेकिन एकदम से फिर वो दिमाग में थोड़ी देर बाद नाम आ जाता है। डिमेंशिया से पीड़ित लोग परिचित लोगों के नाम भूलना शुरू करते हैं जैसे कि खास दोस्त, रिश्तेदार वालों और जैसे-जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है तो अपने परिवार वालों के भी को भी पहचानने में उनको दिक्कत होना शुरू होता है। अम, एक और चीज़ जो हो सकता है सभी के साथ कभी न कभी हुआ है अ, हम रास्ता भूल जाते हैं। कहीं जा रहे हैं एकदम से रास्ता भूल गए। डिमेंशिया से पीड़ित अ, लोग परिचित जगहों में भी खो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि कोई मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं और फिर भटक जाते हैं। कैसे घर वापस आना है वो नहीं समझ पाते हैं। एकदम कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, खो जाते हैं और वह घर से उस मार्केट में पिछले 20-30 साल से जा रहे हैं और फिर कोई और उनको देख के उनको घर वापस ले आते हैं। तो परिचित जगहों पे खो जाना, यह डिमेंशिया का एक लक्षण है। जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती जाती है, तो घर के अंदर भी अम,
दिमाग से सॉरी डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति घर के अंदर भी अलग-अलग कमरों में कंफ्यूज हो जाता है कि बाथरूम कहाँ पर है, रसोई घर कहाँ पर है। इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाता है। थकावट के कारण घर सँभालने में असुविधा होना, यह बुढ़ापे का साधारण समस्या है। लेकिन घर सँभालने में कोई भी रुचि नहीं रखना, यह डिमेंशिया का एक लक्षण है। घर एकदम गंदा पड़ा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, बहुत ही अनहाइजीनिक तरह से रह रहे हैं और उससे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। तो यह डिमेंशिया का एक लक्षण है। कभी भी जैसे बुढ़ापे के साथ-साथ हमारी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना कम हो जाता है और इसके अलग-अलग कई कई कारण हो सकता है। जैसे कि हो सकता है हम किसी पे निर्भर होते हैं, हमको कहीं जाना है, अकेले नहीं जा सकते, किसी के साथ हमेशा जाना पड़ता है। वो फ्री नहीं होते हैं तो इसलिए हमारा जाना कम हो जाता है। या फिर हो सकता है कि हमको चलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इन सब कारणों की वजह से हम कुछ जो जो पहले करते थे, जो सब कार्य पहले करते थे, वह कम कर देते हैं। लेकिन डिमेंशिया में अम, सामाजिक गतिविधियों में डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति कोई रुचि नहीं रखता है। धीरे-धीरे करके वह उनको कुछ करने का मन ही नहीं करता है और वह ये भी नहीं समझ पाते हैं कि किसी सामाजिक जैसे कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पे किस तरह से व्यवहार करना है। तो कई बार अशोभनीय व्यवहार भी करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे समस्या और प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। जैसे हम पहले बातचीत कर रहे थे, ये सोच शक्ति डिमेंशिया की वजह से सोच शक्ति में असर पड़ता है और लेकिन बुढ़ापे में हम ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किसी भी निर्णय लेने के लिए हम दूसरों की मदद लेते हैं। अ, डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति अ, निर्णय अकेले नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। इसके अलावा बुढ़ापे की प्रक्रिया के कारण थकावट महसूस करना अम, या अम, या द या ज जैसे किसी कारण की वजह से गुस्सा महसूस करना, ये सारे आम बात है। लेकिन डिमेंशिया में जैसे मैं पहले बता रही थी, अचानक से बिना किसी कारण के से गुस्सा हो जाना, अम, गालियाँ बकना, अम, अ, और जैसे परिवार कहते हैं कि एकदम से ऐसा लगता है कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है। इस तरह के परेशानी देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ ये डिमेंशिया के लक्षण हैं और साधारण बुढ़ापे के साथ जो समस्याएँ जुड़ी हुई हैं, इनमें अंतर है और ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुनिया में हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति को डिमेंशिया के शिकार। तो अ, ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत लोगों को डिमेंशिया होता है और इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह समस्या वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है, ज़रूर है, लेकिन 40-50 साल की उम्र में भी अ, इसकी शुरुआत हो सकती है। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यह अम, उम्र बढ़ने की साधारण प्रक्रिया से अलग है। यह एक रोग है और इसलिए जितना जल्दी इसकी पहचान हो सके, उतना ही जल्दी इसकी इलाज शुरू हो सकती है और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। तो वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम डिमेंशिया के खतरा को
कैसे कम कर सकते हैं? अ, अनुसंधान के अनुसार यह देखा गया है कि कम से कम 40 दुनिया भर कम से कम 40% तक डिमेंशिया को कम किया जा सकता है अगर हम कुछ चीजें करें। तो चलिए ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे डिमेंशिया के खतरा को हम कम कर पाए। सबसे पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारी अ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए और ये सभी को पता है लेकिन ये इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जैसे बीपी ज़्यादा है तो उसको कम करना कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। शुगर पर ध्यान देना चाहिए, डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता है और इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मोटापा ये कम करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे अनुसंधान में देखा गया है कि ये इन सब चीज़ों से डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। और क्या करना चाहिए हमको? व्यायाम, शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और पौष्टिक खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही जैसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वह अपने दिमाग के लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखा गया है कि धूम्रपान और शराब पीने से भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। तो यदि आप मदिरा का सेवन करते हैं या फिर आप तो इसको बिल्कुल कम मात्रा में कीजिए। अगर आप धूम्रपान से तो वैसे भी बच के रहना चाहिए और किसी भी समय अगर आप इसको त्याग दें तो यह आपके लिए लाभदायक ही होगा। तो ये सारी ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको करना चाहिए। एक और चीज़ है जो बुढ़ापे में बहुत ही सामान्य है और यह है हियरिंग लॉस, सुनने में तकलीफ। अम, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ठीक से सुन सकें। अगर हम कुछ सुन नहीं पाएँगे तो कैसे हम अपने अ, दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको आवश्यकता हो तो हियरिंग एड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कई बार हम जिनसे बुजुर्गों से बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि हमको हियरिंग एड पहनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये अ, इससे भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। तो ज़रूर हियरिंग अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो इसकी जाँच करवाइए और अगर हियरिंग एड की ज़रूरत है तो इसको आप ज़रूर पहनिए। इसके अलावा अम, सिर में चोट लगना अम, बहुत रिस्की है। इससे भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है और बुढ़ापे के साथ-साथ गिरने का डर भी होता है। कई बार लोग बाथरूम में गिर जाते हैं और उसकी वजह से दिमाग को चोट लग सकता है। तो इसलिए जहाँ पे अगर अगर आपके साथ ऐसा होता है, बहुत बार मोबिलिटी की दिक्कतें आती हैं, तो जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर किसी का सहारा लीजिए और अब ताकि सर पे चोट लगने का रिस्क कम हो। डिप्रेशन हम ज़्यादातर अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं और कई बार जिनसे हम बातचीत करते हैं, वो काम जिन बुजुर्गों के साथ करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने मानसिक जो भी हमारे तनाव है, वो हम किसी से उनके बारे में बातचीत करके क्या फ़ायदा होगा? हम किसी और को क्यों परेशान करना चाहते हैं। तो लेकिन ये
देखा गया है कि डिप्रेशन और बल्कि अकेलापन से भी डिमेंशिया का कम से कम 20% बढ़ने का एक खतरा है। तो इसलिए अगर आपका मन उदास रहता है, अगर आपको किसी तरह की तनाव आप किसी तरह के तनाव महसूस करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से बातचीत कीजिए और जहाँ पे डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इलाज करवाना है, तो वो ज़रूर आप करवाइए। मैंने इससे पहले मानसिक व्यायाम के बारे में बात किया था। तो मानसिक व्यायाम क्या होता है? कुछ नया सीखिए, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे सेंटर की ही पिक्चर्स हैं कुछ। तो यहाँ पे हम सब बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं। फ़ोन पे अलग-अलग ऐप कैसे चलाते हैं वो सब सीख रहे हैं। ये पिछले लॉकडाउन में कोविड के कारण बहुत ज़रूरी हो गया है बहुत लोगों के लिए, ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। तो कुछ भी नया सीखिए। अगर आप अपने आप को ये सब चीज़ें सिखाते हैं तो आजकल बुजुर्गों के लिए अ, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करने को है। आप ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ऑनलाइन आप नए दोस्त भी बना सकते हैं। अलग-अलग व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह होते हैं जिन पे आप जाके अ, अलग-अलग किस किस जिनसे आप हो सकता है कि किसी के घर नहीं जा सकते हैं इस समय क्योंकि कोविड के कारण सबको बहुत सावधानी से रहना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा अम, आप नए दोस्त भी बना सकते हैं और अपने घर परिवारों वालों से भी बातचीत कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, कई लोग हम जानते हैं कि ऑनलाइन योगा क्लास वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग-अलग कोर्स वगैरह कुछ कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और लोगों से मिलना-जुलना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो डिमेंशिया से अगर आप ये कोई भी इसमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है कि हाँ, हमारे साथ इस तरह की दिक्कतें आती हो रही है या फिर आप किसी परिवार वालों के साथ इस तरह की दिक्कत हो रहा हो या किसी समाज में किसी को आपने देखा है जिनके साथ ऐसा जिनको इस तरह की तकलीफ हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी डॉक्टर के पास, किसी मनोवैज्ञानिक के पास, किसी के पास जाके आपको एक परीक्षण करना चाहिए और ये एक असेसमेंट होता है, बातचीत द्वारा डॉक्टर को समझ में आता है कि कहाँ-कहाँ पे आपको किस तरह की परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं और उसकी उसकी वजह से उसके बेसिस पे वह समझ सकते हैं कि आपको डिमेंशिया है कि नहीं। कभी-कभी कॉग्निटिव टेस्ट्स करते हैं, जिससे हमको ये समझ में आता है कि जो जो हमारे याददाश्त में कितना कमी है, क्या ये वास्तव में ही परेशानी की बात है या नहीं? या हमारे निर्णय लेने में कितना बदलाव आया है? कहाँ-कहाँ पे हम किस हद तक हम निर्भर हैं, उन सब चीज़ों का अ, हम अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर उसके बाद हम इलाज के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब मैंने पहले ही बताया कि अभी इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि शारीरिक व्यायाम और मानसिक व्यायाम ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारे सेंटर में हम कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन करते हैं जो बुद्धि शक्ति में कमी या शुरू होती है उसको रोकने के लिए और जो जो जिस तीव्रता से डिमेंशिया बढ़ रही है उसको कम करने के लिए यह सब किया जाता है। इसके अलावा दवाइयों से
जो बाकी व्यवहारिक बदलाव या फिर अलग तरह की मानसिक परेशानी होती है, उसमें दवाई ज़रूर बहुत मदद करते हैं, और जिस तीव्रता से डिमेंशिया बढ़ रही उसको रोकने में भी दवाई काम करती है। लेकिन यह पूरी तरह से इसकी इलाज नहीं हो सकता है, और इसलिए हमको ये भी बहुत ज़रूरी है जो देखभाल करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि धीरे-धीरे करके डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, अपना खाना-पीना, नहाना-धोना सब चीज़ के लिए। तो इसलिए जो देखभाल करता है, उनके सेवन, उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सेंटर में हम सपोर्ट ग्रुप्स रन करते हैं, जिसमें सब एक साथ मिलके समझ सकते हैं कि कैसे डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति को और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया जा सकता है, और जो भी सारी कठिनाइयाँ वो देखभाल करने में महसूस करते हैं, उसको अम, कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट ग्रुप में इसका ये फ़ायदा होता है। तो तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अम, सबसे पहले कि डिमेंशिया एक बीमारी है, लेकिन यह साधारण बुढ़ापे के साथ जो जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, वह उससे अलग है, और इसकी जितना जल्दी हम पहचान कर सकें, उतना ही जल्दी हम इलाज शुरू कर सकते हैं, और जो देखभाल करता है, उनकी अम, अ, उनकी सेवा कर सकते हैं। कई बार हमको ये सुनने को आता है कि ये व्यक्ति सठिया गया है। तो इसकी वजह से परिवार वाले तब वयस्क व्यक्ति को लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, जब वह उनकी देखभाल करना घर पे एकदम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वे बिस्तर पर होते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, चीखना, व्यावहारिक बदलाव आ चुका है, और तब वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। ये बहुत अम, देर हो जाता है। तो इसलिए आज जो हमने बातचीत किया कि जो जो इसकी लक्षण है, जल्दी से जल्दी अगर इसकी पहचान किया जा सकता है, तो जल्दी से और उचित समय पर हम अ, मदद कर सकते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. बहुत धन्यवाद. That was a really short and nice presentation. Now I welcome the attendees. आपको कुछ प्रश्न है या आपको कुछ आपको एक्सपीरियंस कुछ शेयर करने, तो आप अनम्यूट करके you can ask your questions and share your experience. Good afternoon, ma'am. My name is Sunita. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. So what I want to know is, how do you differentiate between the four stage? Like you said, there were four type of dementia. One is Alzheimer's, Lewy body. So how do you differentiate between these two? What's the meaning of vascular and Lewy body? And Yeah, that's a very interesting question. And see, basically what the differentiating factors are, these are the various reasons behind different types of dementias. So for example, in Alzheimer's dementia, the underlying pathology differs. So what are the cause of these various problems that we've seen? The things that I described to you were basically what we see. What's happening inside the brain differs. In Alzheimer's disease, there are plaques and tangles. These are basically protein deposits, blockages in the brain that really disrupt the normal functioning in the brain, and that's the reason why we see the person having these kind of problems. In vascular dementia, this is usually related to heart stroke. It's post-stroke, where there are actual changes in the vasculature of the brain, and as a result of that, there are problems. And similarly, the signs and symptoms also change. So for example, in Lewy body dementia, you see a lot more of people who have hallucinations or delusions, and these kind of different behavioral, the different aspects change. In Alzheimer's, the most common symptom is the memory loss. And these kind of problems can occur in all the
types of dementia, but it's basically the differentiating factor is what is the pathology behind these different types. Okay, ma'am. And is there anything like, in the beginning stages of dementia, are there any medicines that can be, yes, you said there are no medicines other than some nutritional inputs and exercise and all that. So if you find out like this is the reason for the dementia, I suppose you start taking care from there onwards. When you can differentiate between what has caused the dementia, is it some physical injury? And does the MRI show any results for this? How effective is an MRI to show the different type of dementia? Yeah, so that's a very good question. We haven't really spoken much about how dementia is assessed and understood. I did mention very briefly about cognitive tests, but thank you for bringing up this point about scans. Scans are very useful to also understand, and actually they're like pictures of the brain. They help us see what is happening, what are the processes that are happening inside the brain, and to what extent the damage has. What extent and where exactly the damage has also occurred. So this helps us to confirm the symptoms that we are seeing clinically on observation of the individual. When we understand the type, you were asking also about the type of medicines or what should be done when you identify this early on. As I mentioned, there's no cure for dementia. So there is no one medication that can reverse the process or stop the process. But the brain itself has a very unique property, which is the reason why I was talking so much about the importance of exercise. And the reason for that is the brain is neuroplastic. So what happens is that if there is some sort of a damage in the brain, in one part of the brain has an inherent ability to try to heal itself and to create or make new connections. And one of the ways through which that is done is through these kind of cognitive stimulation exercises, through physical exercise, which also helps to push those kind of new connections in the brain. So this is the reason why we emphasize a lot about the psychosocial interventions for dementia as well, even though there is no medical cure or medicine that can actually cure this. We basically professionals work to kind of delay the process or make the life of the person more comfortable. One more question. So how far is yoga, meditation, pranayam effective in improving the bringing about the neuroplastic, the changes in the brain structure? Like say if there is an inclination towards dementia in the beginning stage itself, if the patient starts doing yoga and pranayam, and meditation, how effective is that? It is definitely something that's going to be very, it's useful. Any sort of exercise is helpful. So, and as I mentioned earlier, whatever जो भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. तो योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है. इसलिए अगर हम ध्यान, योगा ये सब करें तो इसका लाभ होता है. और इसके अलावा क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ कई तरह के दूसरे भी समस्याएं होती हैं, तो योग उसमें भी मदद करता है. तो ये योग बहुत अच्छा है. अगर आप कर सकते हैं तो योग, ध्यान ये सब कर सकते हैं. कोई भी व्यायाम करना अच्छा है. ना करने से कुछ भी करो वो ज्यादा अच्छा है. Okay. Thank you so much, Yashri ma'am. It was very informative. Thank you very much. और कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नरेंद्र नाथ. ओके, नरेंद्र नाथ सर.
See, my mother-in-law, 89, she having we referred her to a psychiatrist and she's under medication, dementia. She is getting hallucination, having seeing her dead husband and all. So how do you? I told her your husband died 16 years back. She says no, he is here. How do you handle such cases? I can understand this is very, very, it's very traumatizing. It's very difficult to constantly keep reminding somebody with Alzheimer's that they have actually lost their spouse. And this is something that we actually see quite commonly. One thing that we have to remember is that because the person is losing their ability to remember things, and this typically happens more with newer information. So recent events, learning of new information becomes a challenge in Alzheimer's dementia. Old memories are preserved. So people can remember sometimes with great detail things that have happened earlier on. And that is the reason why they may forget that they have actually lost their spouse. In Alzheimer's, it is difficult for them to understand or make sense of the environment around. So what might be happening is that they are she may be searching for her husband, looking for him, trying to, and forgetting that he's no more. It is as painful as it is for us and for the patient with Alzheimer's. It's important that we sit down and we do tell them, we remind them if they're able to, that their husband is no more. Sometimes, we've also shown like the picture on the wall and mentioned that they are no more. And then we, sometimes distracting them to some other activity where you can engage them is very important. If, for example, it's also another thing that's important to remember is what is the trigger. If for example, that the photo on the wall is actually triggering the question of, where is my husband? Then it is perhaps best to remove that so that that trigger is not there. So we have to be a little creative in trying to see what will work, understand firstly what is the trigger for this, but also keep reminding and then helping to distract them from the sadness that is associated with that reminder. Hello, madam. Okay, thank you. Hello, madam. Hello. Yes, Hello. yes. Tell, sir. Whether dementia is quantified in terms of how much he is affected like that? That's a very interesting question. There are different ways in which we understand the degree to which dementia is impacting a person. I mentioned, when we do different investigations like cognitive tests or we do scans, on that basis, we can quantify the extent to which the damage has occurred in the brain in comparison to other individuals of the same age. So that is one way in which we do quantify. Clinically, we look at the kind of symptoms to understand the stage at which they are. शुरुआत में कई बार ये भी नहीं पता चलता है कि डिमेंशिया शुरू हो गया है, सभी को भूलने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है. But again, the things that I described to you should be telltale signs. If you're able to remember again, that's fine. If you are getting, losing memory of things that you should be familiar with, then that's a sign of dementia. Gradually, a person becomes more and more dependent, and that is towards the latter stages for basic things: feeding, bathing, toileting, and that shows that the disease has progressed more. So both these aspects we look at. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Arpita, madam, can you unmute your mic? Arpita Sengupta. Yeah. Thank you, ma'am.
Madam, you can ask your question. Hello. हाँ. May I please ask a question? This is Arpita Sengupta here. Sure. Ma'am, you just said that you have to be a lot creative about responding to certain queries and all that. I can seek some information from you. My mother-in-law, she's 87 years old, and she keeps on forget about her own husband. She forgets her own father and mother have passed away more than 30 years back. And what do we as caregivers do when we run out of creativity? And you're not alone in experiencing that. It's very, very challenging to keep on coming up with new ways to deal with this. Two things that I want to highlight. One thing is that if you feel that you're really becoming overwhelmed and your creativity, your ability to just be patient or creative despite these constant questions, repeated questions and it's becoming difficult, you must take a break. This sense of feeling overwhelmed could also be a sign of caregiver burden. It's important to take care of your own mental well-being if you are experiencing that. Sometimes taking a break can just help you with dealing with that situation more effectively again by using some distraction or by some other or some way that you may have used earlier on. What becomes difficult for most caregivers is doing it endlessly without any break. We all need a break sometimes. So if you can get I don't know if you're the only person caring or you have family, if you can actually find a time in the day where you can switch off. We may not be able to change the way that she's asking these questions repeatedly, but it will be less frustrating for you, and you may be in a better position to address that same question again with a break. So I think that is one thing that's very important. For creative solutions, the best way to understand, learn is from other caregivers. I've learned so much from other caregivers during our support group meetings, where people come up with different suggestions about what works for them and what doesn't work for them. So I strongly urge you to see if you can interact with more people who are caring for loved ones with dementia. Thank you, ma'am, for responding. Thank you. Yeah. Thank you, madam. Yeah. Anybody else? Ma'am, yes, excuse me. Yes, पूछिए. Excuse me, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ मैडम, दीपक कुमार बोल रहा हूँ फ्रॉम एमपी मैडम. मैं ये जानना चाहता हूँ, अक्सर मैडम जो है ओल्ड एज होम में देखा गया है कि कोई ओल्ड पर्सन जो है इस टाइप से बिहेव करने लगते हैं, जोर जोर से बोलना या एब्यूजिंग इस टाइप से जो है, जैसे जो आज का सब्जेक्ट है जिस टॉपिक पे, तो इस केस में हम उनको कैसे, चूंकि देयर आर मेनी पीपल आर लिविंग देयर मैम, बहुत से सारे जो है ओल्ड पर्सन्स रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं अबव 60 इयर्स, तो उसमें वन पर्सन अगर ऐसा करता है मैडम, तो उसके लिए कैसे हम उसको जो है डील कर सकते हैं, या किसी डॉक्टर वगैरह किस टाइप से एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखिए, डिमेंशिया किसी को भी हो सकता है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ओल्ड एज होम में ये इस तरह के बिहेवियर देखने को मिलता है, ये हो सकता है कि कोई ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और उनको डिमेंशिया हो गया है, तो इसलिए ये ज्यादातर ओल्ड एज होम में केयर स्टाफ को ये उनको इसकी पहचान होना जरूरी है. जब इस तरह के व्यवहार में बदलाव आता है तो उनको एक चेकअप के लिए ले जाना बहुत जरूरी है. कई कारण हो सकते हैं व्यवहार में बदलाव आने में, और एक डॉक्टर के पास सही तरह से उनके जो भी असेसमेंट वगैरह करा के उसके बारे में पता चल सकता है. कई बार किसी ट्यूमर की वजह से भी बदलाव एकदम से आ जाता है, तो इसलिए कोई भी
बदलाव व्यक्तित्व में या व्यवहार में कोई भी बदलाव अगर आए, किसी को जो ओल्ड एज होम में है उनको तुरंत किसी हॉस्पिटल में जाके किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास किसी के पास ले जाकर उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. I am Narendranath from Bangalore. See, my mother-in-law, 89 years, she is last 2 months, she is having this dementia. We have kept a full-time attender because she requires help for toilet, bathroom and all. Sometimes she becomes abusive towards the attender lady and she'll abuse her or spit on her and all that. So how do you handle such situations? Second, dementia, there is no drugs, whether homeopathy, Ayurveda, nothing works, or it is there any drug? No. Regarding homeopathy and Ayurveda, I'm sorry, I can't comment because that's not my area of expertise. But I do know the challenge that you're experiencing with attendance is also very common. हम भी जो हमारे संस्था से हम when we send attendance, this is also something that we've seen with a lot of our patients also. We do a lot of training for the dementia attendants also. We help them really understand what could be the kind of factors that trigger this sort of behavior. Attendants require a lot of patience. They also require an ability to understand how to encourage the patient for basic things. And if, for example, a patient is becoming very aggressive, sometimes medication is required and it's important to give it. Sometimes if it's for something that they're not happy with doing, we need to accept that. Or we need to make a modification. For example, if someone is insisting on wearing only one type of dress and they're refusing to change that, we've advised people to get that same dress, get 5 of that same dress, slightly change it, so that they don't realize that you're actually changing the dress and they feel that they are wearing that same one. So we may have to modify in that way. But yes, this is a challenge, and it's important that the attendant is sensitive, understands this, and also it's important that the attendant doesn't think that the patient is doing this on purpose, because that is very important. It's important for them to understand that this is part of the illness. Okay, thank you, madam. Hi, Dr. Jayashree. Can I go ahead, please? Please, Sure. please, ma'am. Hi, I just wanted to ask you, have been on, and after 20, Jayashree, come could you up just with- repeat your question? We lost you in between. I'm sorry. Yeah. I wanted to ask you, in US, there have been trials of the medicine Aducanumab. Yes. So they are also starting to use it in UK. So effective in preventing dementia? So yes, this has been a very recent development, the trial of aducanumab, and currently this is not, I mean, to the best of my knowledge, is not yet available in India for sure. But also, to the best of my understanding, I believe that there are still a lot of trials that need to be done to understand whether this will be effective in humans. It is something that in terms of research, it's something that's provided a lot of hope, but I think it's still premature, and there's a lot more research that needs to be done with this drug before it becomes available for use. Okay, so presently, like no trials in India for this. I'm not aware of any. Okay. Okay, because I am a caregiver of Alzheimer's patient. My mother-in-law, she developed dementia too. So, and there were a few drugs, those were prescribed by some neurologists like Donep, and there was one more, I'm sorry, I'm forgetting the name. Do they really help?
So these drugs are prescribed in dementia. They do not reverse the deteriorative processes that are happening in the brain, but they help to slow the progress is one way of explaining it. So yes, when you start giving the drug, you will see that there will be some sort of improvement. They will, they may enhance the cognitive functioning for for some time, but again, it's a bit of you are ultimately, what you have to remember is that there is a degenerative process which is going on in the brain, and we are providing some medications to slow that process, but not stop that process. So both these things are still going on simultaneously. So you will not see a complete improvement of that person, even if they're taking that medication. Okay, thank you so much. और कोई प्रश्न पूछने के लिए? Yeah, Yes, welcome. one question. Yeah. If depression is the cause of dementia, correcting that depression will lead to a reversal of memory issues? So depression is one of the risk factors for dementia. In fact, even something like loneliness, which is not a clinical condition, has also been associated with an increased risk for dementia. So it will not reverse the process. These are two different conditions. If a person has depression, it's important to treat that independently, because that may increase the risk or increase their vulnerability for dementia. But it does not mean that a person who, a person may still develop dementia, even if they have depression. I think what is important to remember is that you should look out for signs of depression, address loneliness, so that it doesn't increase the risks of developing dementia. Thank you, ma'am. I think there's one question in the chat also about early age, effect of dementia at the early age, and I just want to answer that. It's dementia, although typically it's in the older age, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों में ज्यादातर दिखाई होते हैं, लेकिन yes, it can happen earlier on. It's important to, if there are any changes, like what we've discussed today, it's important to seek professional help, because there are also a category known as reversible dementias. As I mentioned, dementias are just a group of symptoms. If there is a reversible cause for these kind of changes that you're seeing, it's important to identify that and then take a course of treatment or intervention as required. So, for example, vitamin B12 deficiency. Can I ask a question? One question, madam. Please, sir. Yeah. Sri Ramulu, sir. Yeah. Madam, Huh. I am 82 plus 3.5 months. Okay. I had recently some what we call as hematoma. That was unknown. The reason was not known. There was some leakage in the intestine. So doctors have successfully sealed it, and whatever the blood that had gone to other side of the body, that was also rectified without surgery, sealing the place. And then it took me almost about 10 to 15 days to come to normal. I had no pain, nothing, no headache, no body ache, nothing. I had been practicing yoga also. That was my plus point as far as my health is concerned. So at this age also, I'm quite okay. Only thing is, there's a little fear psychosis. That is, though I am so positive in thinking, after being a great-grandfather for 4 children, I'm not worried about my passing away. So because one day or the other, everyone comes so fast. I take everything in a positive and philosophical way. So now, that fear psychosis makes me a little dull, because a friend of mine very recently, he passed away of Alzheimer's. And his end was not good, actually.
all the people tried, they could do anything. Can you suggest any preventive thing, madam? Because I'm 282 plus. I should not go to that kind of category for my happy life now. What I'm enjoying, God has given me that strength. Can you suggest any medicine, or is it necessary to take a medicine as a preventive cure, as a preventive measure? I don't think there is any medicine as a preventive for developing dementia. It's important to maintain a healthy lifestyle. Yeah. If you have any sort of comorbidities, if you have diabetes or hypertension, if you're overweight, it's important to maintain good control over those things. Take those medications very well. If you are, it's important to have a good nutritious diet. It's important to try and have good adequate amount of sleep. And as you mentioned, you're doing yoga, you're doing exercise, you're thinking positively. Those are important things. It's important that you spend time with your family. You have great grandchildren, spend time with them, because our social interactions, all these other preventive measures, those are the things that we can do to reduce our risk for developing dementia or delay its onset. Madam, because of this recent illness what I had, that in a way not difficult for me to control. I'm totally under control. I'm diabetic, not a bad, pre-diabetic. I have a little hypertension. They say even for little high blood pressure, they say they will say you are very hypertensive, etc., etc. I think you're doing the right things. I think so you're doing the I am under control. Yes, I'm taking minimum medication. Good. Minimum medication for hypertension, and then minimum medication for a small, very minor. That's very good, and I think that's I'm glad you shared that. It's a good positive example to share with everyone else. I think we have to keep trying to do the right things and not worry about the future too much, like you said yourself. That's going to be very important. So don't let the many setbacks we face in our lives. Don't let that push you back. There are many setbacks. That's what. It's good to remain positive. So I will follow that, madam. I'm following. So preventive medicine is not necessary, you mean? What you're doing, all these other things are prevent the risk factors. So that's very important. So just I had been on serotonin also. Serotonin for a little amnesia was there. Serotonin I'm continuing since past 30 years. But doctor said, "Arey Baba, you have got some biological defect. Don't worry about it. You take it as not as a medicine. You take it as a vitamin." That's my family doctors have been saying. Follow your doctor's advice. Keep in touch with whoever your doctor is. That's I'm sure that I'm doing. Good. So thank you very much, madam, for giving. Can I talk? Can I ask a question? Please go ahead, sir. Puchiye, you can ask a question. See, I consulted psychiatrist for my mother-in-law. She suggested quetiapine and Rivamar. So I Googled it. Quetiapine is used for schizophrenia and bipolar disorder, and Rivamar is used for dementia caused by Alzheimer's or Parkinson. So these drugs, do they delay the progression, or what do they do? You said there is no cure. So what do? They delay the progression, or what do they do? Yeah, I think some of these things are very specific to an individual. So it's important to know all the details, which we won't be able to get in today. But basically, yes, some of these drugs are commonly used for other conditions as well, and they are used for delaying the progression or treating certain other aspects of behavior change. So it's important that if you have doubts or concerns about any of the medication that she's been prescribed, it's important that you also discuss this with your doctor so that they can address all your queries, keeping in mind her unique case. So it's important to ask those questions. Okay, thank you. One question. Yes, ma'am. We have one question. Can dementia be hereditary?
So yes, there are certain dementias which can be hereditary. There is clearly apolipophony allele has been linked with Alzheimer's. So yes, there is a component that is definitely hereditary. But again, having said that, it doesn't mean that if you have a family history of dementia, it's 100% chance that you will get it. We talk a lot about modifiable risk factors for dementia, and those are the things that we've been talking about today. Keeping your uh, keeping a good health, living a healthy lifestyle, incorporating regular exercise, minimizing use of not using alcohol, smoke, learning new things. These are all important things that we can all do to minimize any sort of risks. So, so it's important to remember to incorporate those things. Thank you, ma'am. बीना श्री मैम, आप कुछ प्रश्न पूछने के लिए you are welcome, ma'am. You can ask your question. Okay. Okay. Anybody else? Last question. Anybody else wanted to ask any questions or share experience or something? आपको A small suggestion, not a suggestion. Okay. I have been advised by a lot of my friends who had this kind of problem. I mean, their elders had problem, and they had some tips for it. That is, taking virgin coconut oil first thing in the morning. That will, to a certain extent, that is going to prevent. But I have not started. Would you advise that, madam? I know that there are a lot of research studies which are going on things like this. I don't personally, I don't know how effective those are. I would advise you to speak with your doctor or speak with a nutritionist to understand what to take and how much to take it, because some things I think it's important to do one consultation before you start on something to understand whether it's going to benefit you, how much to take, and how. Why I'm asking this question is, very recently, quite a very youngster, about only 50 years, has had a very bad patch on his hand and the wrist side. And every time I used to see, then one day, without hiding, for my curiosity, I said, what's the problem with you? Why don't you get it checked? No, I have got checked and nothing has happened. Now I'm going there, this and all that. Then I suggested him this way. Why don't you take this coconut oil in the empty stomach for a few days and then apply the oil on the affected portion. Madam, believe it or not, within 20 days, the entire black patch was, actually it was like a brush. That becomes soft. He came and show me, sir, what a suggestion you gave, sir. I'm very happy about that. Achha, any other problem regarding this skin? No, I have only this problem. Now I am okay, he said. So like that, some positive vibes are also coming. So that's why I'm asking about the coconut oil taken in the empty stomach. That's why I asked. Yeah, if you have any other comorbidities, I would strongly suggest you discuss with your doctor before starting on it. But yes, if it's I'm very glad to hear about the positivity that the other person has shared. Yes, ma'am. That's the spice of life now. Otherwise, God has what bonus yes God has given. That should be enjoyed. It should not be, I mean, like as a like a bandi. It should not be like a prisoner. It should be free. And I always, all meetings also I attend. I have been good in the social side also, all that. Only one short what happened about almost 1.5 years back, put me down. That's all. But I am totally on my own. Get a little, sometimes I get a little non-depression actually, over enthusiasm, what I can say. So in my enthusiasm that I am all right and all that, sometimes I think, oh, I am all right. Though I take that,
conditioned by seeing some other instances and other patients. So I feel a little fear psychosis is there. That's all. So I How should think, be controlled? and I think because someone else also expressed this concern about fear, it's important. We've spoken about a lot of preventive risk factors. We've Uh-huh. spoken about a lot of things that you can do. Yeah. It's important not to be afraid of, to worry about the future. Start focusing on some of these things. Yeah. And encourage your friends, encourage even younger family members, younger friends to also do these things. It's going to be very good for everyone. Yeah. So focus on that. Yeah, And they're all if doing you're meditation. doing this, then it's very inspiring for other people also. Yeah. So that's why I'm doing meditation also. And this Omkara, I chant number of times every day. I read an article chanting Omkara number of times. It releases a biological change. That means it releases the same, as I told you, serotonin compound is released. So it's very good that I should chant. I've been chanting Omkara every day, right from my yoga days and all that. That has been the first thing is chanting that. Now, because of this only I got, as I said, I will try to be more comfortable in future, not worry too much about which has not happened. Just fear psychosis, which I should control myself, I believe. Good. Keep doing this, and it'll definitely be. I'm glad to hear that you're doing all these things. Thank you, madam. Thank you so much. You infused by just speaking to you for a few minutes. You have infused a lot of confidence in me. I'm very, very thankful. धन्यवाद और विनोद sir. Yeah, I have a question. May I ask now? Yes, please, sir. Go ahead. My question is that my wife is at a facility where they're looking after the dementia people. Now, every time I meet her and she comes out that I'm missing you, I want you back in my life. That means she's cognitive of the fact that she's missing this individual, right? So have I put her prematurely, or could I have waited? Or what else can I do? Because this every time she says this, I want you back in my life, I cannot stay without you, or take me away from here. What do you read of all this? Yeah, I'm sure there are multiple reasons why you took this decision. I think it's going to be important to evaluate that in detail. If she is discussing this with you, it's important to try and understand whether she is happy in the facility where she is. Is there something else that she's missing? I think this would require a lot more understanding. We at Samvedna, we do provide assessments and then services for people who have dementia to help them live more independently and continue to live in homes or with the comfort of their family with assisted care of trained attendants. And this so that is an option, but again it depends on every individual and the particular circumstances under which you take a certain decision. So I don't think there's right or wrong in this, but you have to be comfortable with the decision that you have taken. No, ma'am, may I just take 2 more minutes in this? Firstly, the decision was not taken by me, it was taken by my children first. Second, the issue was that my wife was not letting me out of her sight. She was fearing being alone all the time, though she was being with me like my shadow. So under these circumstances, she was taken to the facility. But I go and meet her. And of course, there is a lie which has been told that I'm being treated and you'll be safe here. So I have to go for my treatment and you cannot be with me. So, on that pretext, I come away. But the point is this,
that every time, it's been almost months now, she has not reconciled to the fact where she is, that she's unhappy. And of course, she keeps saying that so-and-so is pushing me. I think that's all narrative which she may have formed, that where the note of dissent is in her life. And she says that so-and-so is pushing me, so-and-so is hurting me. I think they are all the narrative where she's not agreeing with the people, those who are manning her, right? But this question of her missing me all the time, every time I meet her and every time I say bye, she wants to, sulk and break into tears kind of thing. It's very upsetting. So I need to know, is there any other option do I have to handle a situation like this? I mean, I think if you want to review your decision, it's something that you mentioned that your family, this was a decision taken by your children. Yeah. I think it's going to be important to discuss with them, understand what else you can do if you're not happy with this decision, and also perhaps understand, how she's feeling there. So I think this will require, a more close individual understanding of various circumstances. But again, it's quite, it's quite natural for somebody who is in a facility to say that they are missing, as she is telling you. So I would strongly advise you to, discuss the decision, discuss with the facility what else perhaps is there something that they can help you do to make her feel better if she is there. But definitely, I think this requires a lot more discussion. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. So I think we can wind up the session because it's already time. Yeah, yeah, we have exceeded like 15 to 17 minutes ahead. So बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये हमारी ये वेबिनार सीरीज में आकर आपके प्रेजेंटेशन करने के लिए, और ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे ये वयोमानस संजीवनी के पैरेलली एक प्रोजेक्ट है वयो सेवा कर वो एक केयर गिवर्स के लिए एक कोर्स है. So whoever is eligible, like whoever is 10th pass, they can actually come and join this course. ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, केयर गिवर्स के लिए है. So whoever is having dementia or elderly caregiving course hai, so anybody wanted to join, you can contact us. मेरी email ID और phone number मैंने chat box में दिया है, so you can contact us. और अगले महीने से हमारी webinars second Mondays होती है, and I would like to welcome all the participants to join all our webinar sessions which is happening on Mondays. Once again, thank you so much everybody for joining. And Jayashree ma'am, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much ma'am. Thank you. बहुत धन्यवाद.